कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। वहीं डोर पर आकर खड़े तुषार ने जब पंखुड़ी की बातें सुनी तो वो अपनी जगह जम सा जाता है। तुषार की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसे अपनी कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वहीं परिवार वाले भी उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं। वो उसकी तरफ देखकर कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि तभी पंखुड़ी कुछ ऐसा बोलती है जिसे सुनकर सभी और भी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। सभी एकटक उसे देखने लगते हैं और सोचते हैं कि पंखुड़ी ये सब क्या बोल रही है। पंखुड़ी सबकी तरफ अजीब नजरों से देख रही थी और बोली, आप लोग कौन हैं और मैं? ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। और वहीं डोर पर खड़ा तुषार भी पंखुड़ी की बात सुनकर हैरान था। तभी उसकी माँ पंखुड़ी के बालों को सहलाते हुए बोली, पंखु बेटा, कैसी बात कर रही हो? मैं हूँ तेरी माँ, और तू ऐसे क्यों बोल रही है? ये कहते हुए पंखुड़ी की माँ उसके डैड की तरफ देखकर बोली, देखिए जी, ये कैसे बोल रही है? तभी पंखुड़ी एक बार फिर से अपनी माँ और डैड को अजीब नजरों से देखती हुए बोली, पर मैं आपको नहीं जानती, आप कौन है? और पंखु, ये कौन है? मैं कौन हूँ? ये कहते हुए वो सब की तरफ देखने लगती है। सभी लोग उसको इस तरह बोलते हुए सुनकर घबरा जाते हैं। उसके मॉम डैड और दक्ष भी घबरा रहे थे। आरोही भी एकदम घबरा गई थी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये पंखुड़ी के साथ क्या हो गया है और पंखुड़ी इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है। पंखुड़ी ये सब देखते हुए बोली, प्लीज आप लोग मुझे बताएंगे कौन है, और हटिए मेरे पास से, अपना हाथ रहिए। ये कहते हुए अपनी माँ का हाथ सिर से हटा देती है। ये देखकर सभी लोग हैरान थे। पंखुड़ी सबकी तरफ देखते हुए बोली, प्लीज मुझे बताओ कौन है आप लोग। ये कहते हुए वो बहुत तेज चीखती है और तेज से चिल्लाते हुए बोली, आ मेरा सर। ये कहते हुए सिर पकड़ लेती है और वो पैनिक होने लगती है। उसी समय दत्त तुरंत डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर जैसे ही वार्ड में आते हैं तो पंखड़ी को सिर पर हाथ रखते हुए देखकर सभी की तरफ देखकर बोले, प्लीज आप सब लोग बाहर जाइए, मैं अभी चेक करके आपको बताता हूँ। सभी लोग एकदम परेशान हो जाते हैं। पंखुड़ी की मॉम रोने लगती हैं तो उसके डैड उसे संभालते हुए अपने साथ लेकर बाहर आ जाते हैं। वहीं दच भी आरोही को लेकर बाहर आ जाता है। वहीं डोर पर खड़ा तुषार भी नम आंखों से एक टक देख रहा था। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना जाने क्यों उसके अंदर एक अनजाना डर पनपने लगा था। उसका दिल बहुत ही बेचैनी से धड़क रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर घबराहट के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। जब सभी लोग बाहर आते हैं तो तुषार भी वार्ड की डोर से लगकर खड़ा हो जाता है और तुरंत वार्ड का डोर बंद हो जाता है। बाहर खड़े सभी लोग बड़ी ही बेचैनी से इधर उधर घूम रहे थे। सभी बेचैन थे कि कैसे अचानक से पंखुड़ी के सिर में दर्द होने लगा। उसकी माँ अपने हस्बैंड की तरफ देखकर बोली, देखिए ना, क्या हो गया हमारी बच्ची को? वो ऐसे क्यों बोल रही है? उनके हस्बैंड उन्हें संभालते हुए बोले, खुद को संभालिए, कुछ नहीं हुआ हमारी बच्ची को। वो अभी इतने बड़े ऑपरेशन से बाहर आई है और उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, तो इस कंडीशन में ऐसा हो जाता है। टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर गए हैं ना, अंदर सब चेक करके बताएंगे। लेकिन पंखुड़ी की माँ को कहाँ चैन था। वो तो बस रोई जा रही थी। वो अपने पति के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। वहीं आरोही भी अजीब नजरों से देख रही थी, जैसे मानो पूछ रही हो कि दत्त जी क्या हो गया। दत्त प्यार से आरोही को गले लगाकर उसके बालों को सहलाते हुए बोले, डोंट वरी वाइफी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भले ही दत्त आरोही को समझाने के लिए ये सब कह रहा था, पर उसे भी अंदर ही अंदर डर लग रहा था। उसे डर ये लग रहा था कि कहीं पंखुड़ी के साथ वो यही सब सोच ही रहा था, पर उसके आगे वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर वार्ड से बाहर आए और सभी उनके पास जाकर बोले, क्या हो गया है पंखुड़ी के साथ? वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है? डॉक्टर सबकी तरफ देखकर एक गहरी सांस लेकर बोली, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि उनका बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ है और सिर में बहुत गहरी चोट लगी है। हालांकि हमने ऑपरेशन कर दिया था और अब वो खतरे से बाहर भी है। पर इतना बोलकर डॉक्टर चुप हो गए। डॉक्टर को चुप देखकर दर्ज बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से से बोला, जो भी बोलना है साफ साफ बोलो डॉक्टर, ये पर वर से क्या है, साफ साफ बोलो। दर्ज को इतने गुस्से में देखकर डॉक्टर घबरा गए और एक पल के लिए वो कांप भी गए। वो दो कदम पीछे होकर धीरे से कपाती हुई आवाज में बोले, वो मेरे कहने का मतलब था कि आपकी सिस्टर की याददाश्त चली गई है। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। जैसे जैसे सबके कानों की बात जाती है तो सभी हैरान रह जाते हैं और अपनी आंखें बड़ी किए डॉक्टर की तरफ घूर कर देखने लगते हैं। डॉक्टर सब की तरफ देखकर बोला,
अभी मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता और मैं ये भी नहीं बोल सकता कि उनकी याददाश्त कितने दिनों के लिए गई है, पर हाँ, कुछ तो उनके दिमाग पर असर पड़ा है। हमने कुछ टेस्ट किए हैं, जल्दी ही उनकी रिपोर्ट आ जाएगी और उन्हें इंजेक्शन दे दिया गया है क्योंकि वो पैनिक अटैक कर रही थी, इसलिए अब वो आराम कर रही हैं। आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए, जब वो होश में आएंगी तो मैं खुद उन्हें हैंडल करूँगा। ये कहते हुए डॉक्टर सभी की तरफ संतावना भरी नज़रों से देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं डॉक्टर के जाने के बाद सभी लोग एक बार फिर से पंखुड़ी के वार्ड की तरफ बढ़ जाते हैं। वार्ड में पहुंचकर पंखुड़ी को सोता हुआ देखकर उसकी मॉम उसके बगल में बैठकर रोने लगती है और बोलती है, पंखु बेटा, क्या हो गया तुझे? ना जाने किसकी नज़र लग गई मेरी बच्ची को। ये कहते वो रोई जा रही थी। वहीं उसके डैड उन्हें संभाल रहे थे। आरोही की भी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। तब दत्त उसके हाथों को कसकर पकड़ रखा था, जैसे मानो वो उसे हिम्मत दे रहा हो। वहीं फिर तुषार डोर पर खड़ा था और उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अंदर जाकर पंखुड़ी को देख भी सके। ऊपर से डॉक्टर की कही बात उसके कानों में लगातार गूंज रही थी कि पंखुड़ी की याददाश्त चली गई। वो खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत अपने कदमों को पीछे लेते हुए वो हॉस्पिटल से बाहर की तरफ भागता है। वो रोड पर भाग ही जा रहा था और उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। उसके कानों में अभी तक डॉक्टर की कही हुई बात गूंज रही थी कि पंखुड़ी की याददाश्त चली गई। वो मन ही मन खुद से बोला, क्या ऐसा है तो क्या वो मुझे भी भूल गई? नहीं नहीं, वो मुझे नहीं भूल सकती। अगर वो मुझे भूल गई तो नहीं, मैं उसके बिना कैसे रहूंगा? अभी मैं उससे दिल की बात कहने की हिम्मत कर पाया था कि मैं उससे बताऊंगा मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, पर भगवान ना जाने क्या चाहते हैं। ये कहते हुए वो रोड के एक साइड खड़े होकर रोने लगता है और उसकी आंखों से तेजी से आंसू गिरने लगते हैं। तुषार एक साइड रोड पर बैठे हुए बस रोए जा रहा था। वो भगवान की तरफ देखते हुए बस शिकायत कर रहा था और मन ही मन खुद को भी कोस रहा था कि उसने जो दर्द आज तक पंखुड़ी को दिया, वही दर्द उसे अब महसूस हो रहा है। वो मन ही मन सोच रहा था कि काश उसने पंखुड़ी के प्यार को पहले ही एक्सेप्ट कर लिया होता। काश वो अपने दिल की बात उसे पहले ही बता दिया होता तो शायद आज उसे इतना अफसोस नहीं होता जितना अब हो रहा था। अब उसे डर लग रहा था कि कहीं पंखुड़ी उसे हमेशा के लिए भूल गई तो, और पंखुड़ी से भूलकर किसी और के करीब चली गई तो उसका क्या होगा? यही सब सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे, जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सभी लोग परेशान थे। सभी के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। सभी बस एक टक पंखुड़ी को देख रहे थे और आरोही भी बहुत रोई जा रही थी। बड़ी मुश्किल से दच ने उसे संभाला हुआ था। उसी समय अचानक ही दच का मोबाइल तेजी से रिंग करने लगा। मोबाइल के रिंग की आवाज़ सुनकर सभी का ध्यान उसके मोबाइल पर गया। दच ने तुरंत अपने पैंट की पॉकेट से मोबाइल निकाला और उस पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर उसके चेहरे के भाव थोड़े सख्त हो गए। वो सभी को एक्सक्यूज मी बोलकर बार से बाहर आया और हॉस्पिटल के कॉरिडोर से होते हुए बिल्कुल कॉर्नर में जाकर खड़ा हो गया। फिर कॉल पिक करते ही बड़े ही फोन वॉइस में बोला, व्हाट हैपेंड? कुछ पता चला? तभी दूसरी तरफ से रोहित, जो दच का असिस्टेंट था, वो शांत भाव से बोला, सर हमने पता लगा लिया है और उस ट्रक ड्राइवर को भी पकड़ लिया गया है। जैसे ही दच ने ये सुना, उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया और वो तुरंत बोला, उसको मार मार कर ऐसी हालत करो कि उसकी आखिरी पुश्ते भी मौत की भीख मांगे। जिस पर रोहित बोला, सर हमने उसे बहुत मारा है, पर वो कुछ बताने को तैयार नहीं है। वो यही बोल रहा है कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसे बस किसी ने हायर किया था, उसी के कहने पर पैसे के चक्कर में ये काम किया था। उसे नहीं पता था कि वो जिसे मारने जा रहा है वो कौन है। जैसे ही दच ये सुनता है तो उसके हाथों की मुट्ठी कस जाती है। वो गुस्से से गुर्राती हुई आवाज में बोला, आई डोंट केयर, आई वांट रिजल्ट, आई डोंट नो हाउ बट मुझे किसी भी हाल में उस इंसान का पता चाहिए जो मेरी बहन को हॉस्पिटल में बेड पर इस हालत में लिटाया हुआ है। रोहित दच की आवाज में गुस्से के भाव समझ पा रहा था। एक पल के लिए वो भी घबरा गया, पर फिर भी वो खुद को संभालते हुए बोला, यस सर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं जल्द से जल्द पता कर रहा हूँ, लेकिन कुछ क्लू मिला है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तभी दच बोला, जो भी मिला है जल्दी बताओ, और हाँ, उस ट्रक ड्राइवर की ऐसी हालत करो कि वो मरने के लिए भीख मांगे पर उसे मौत नसीब ना हो। रोहित दच की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, यस सर, आप जैसे कह रहे हैं वैसा ही होगा। दच बोला, तो बताओ क्या क्लू मिला है। रोहित तुरंत दच को कुछ बताने लगा, जिसे सुनकर दच के चेहरे के भाव बदलने लगे और उसकी आंखें जो अभी तक शांत थी, वो धीरे धीरे सुर्ख होने लगी। उसका चेहरा बिल्कुल सख्त हो गया और हाथों की मुट्ठी कस गई और वो गुस्से से चिल्लाते बोला, आई वांट हर राइट नाउ।
ये कहकर वो कॉल कट कर दिया। अंजलि जी अपने रूम में आराम से हाथों और पैरों का मैनिक्योर पेडिक्योर करवा रही थी और एक लड़की खड़ी होकर उसका फेशियल कर रही थी, जैसे मानो वो बहुत तैयारी कर रही हूँ। उसने इतना बड़ा कांड कर रखा था जिसके कारण बेचारी पंखुड़ी अपनी याददाश्त तक खो बैठी थी और ये औरत थी कि बस बड़े ही आराम से अपनी खूबसूरती को निहारने में लगी हुई थी। इस उम्र में भी वो अपनी फिगर का खास ख्याल रख रही थी ताकि वो अपने पति को अपने जाल में फंसा कर रख सके। वहीं उसके बगल में उसकी बेटी भी सेम उसी तरह चेहरे पर फेशियल करवा रही थी और एक लड़की उसका मैनिक्योर पेडिक्योर कर रही थी। दोनों ही बेफिक्री से जूस पीते हुए फेशियल करवा रही थी। दोनों माँ बेटी एक नंबर की चुड़ैल थी। उन्हें किसी की कोई चिंता नहीं थी और उनके लिए खुद की इच्छा ही मायने रखती। वो दोनों अभी बैठी हुई थी, तभी अचानक अंजलि का मोबाइल रिंग करने लगा। अंजलि जी तिरछी नजरों से अपने बगल में रखे मोबाइल की तरफ देखती हैं। उस पर फ्लैश हो रहे नाम को देख उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। कुछ सोचकर वो झट से अपने मोबाइल पर आ रहे कॉल को कट कर देती हैं। उनके चेहरे पर थोड़े से परेशानी के भाव आ गए थे, पर खुद को नॉर्मल दिखाते हुए वो आपस से अपना मैनिक्योर करवाने लगती हैं। तभी एक बार फिर से मोबाइल रिंग करने लगता है तो अंजलि गुस्से में आ गई। तभी वो पार्लर वाली लड़की को अपने हाथों से इशारा करते हुए एक साइड जाने को कहती है। तब तुरंत अंजलि कॉल पिक करती है तो दूसरी तरफ से कोई कुछ कहने वाला होता है। उससे पहले ही अंजलि ने कहा, हाउ डियर यू, मैंने तुम्हें मना किया था ना कॉल करने से। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे कॉल करने की। मैंने कहा था ना कहीं जाके छुप जाओ और इसके बारे में किसी को कुछ पता न चले। तभी दूसरी तरफ से जो आदमी था वो हड़बड़ाते हुए बोला, मैम मैम मेरी बात सुनिए, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। जब अंजलि जी ये सुनती है तो एक पल के लिए घबरा जाती है, पर फिर भी खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बोली, क्या मुसीबत हो गई है, अब क्या कर दिया तुमने। तभी वो इंसान दूसरी तरफ से बोला, मैम वो हमारा आदमी जो ट्रक चला रहा था, जिसे मिस्टर खन्ना की बहन के ऊपर ट्रक चला दिया था, वो पकड़ा गया है। ये सुनते ही अंजलि के जैसे भाव ही बदल गए। इस वक्त उनके चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए। उनके मुंह से घबराहट में निकला, क्या, पर कैसे। वो हड़बड़ाहट में कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी वो आदमी दूसरी तरफ से बोलता है, ये तो नहीं पता मैम, हमने तो उसे पहले ही भगा दिया था, पर शायद मिस्टर खन्ना के आदमी बहुत तेज थे और उसे खोज निकाला। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो आदमी आपको नहीं जानता है, वो सिर्फ मुझे जानता होगा। तभी अंजलि बोली, आई डोंट केयर, मैं कुछ नहीं जानती। अगर उसने तुम्हारा नाम भी बता दिया तो अपना मुंह मत खोलना। अगर तुम पकड़े गए तो मेरा नाम मुंह से मत निकालना, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ। दूसरी तरफ से वो आदमी हड़बड़ाते हुए बोला, मैम मैम मेरी बात सुनिए। वो ये सब कह रहा था तभी अंजलि बोली, जस्ट शट अप, तुम्हारी कुछ भी बकवास नहीं सुनना चाहती हूँ मैं। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। दैट्स इट। और गुस्से से कॉल कट कर देती है। अंजलि के बगल में बैठी मायरा जो बड़ी मजे से जूस पी रही थी, वो अपने मॉम की तरफ देखकर बोली, व्हाट हैपेंड मॉम, व्हाई आर यू शॉटिंग। जिस पर अंजलि बोली, प्रॉब्लम हो गई है बेटा। मायरा हैरानी से बोली, क्या हो गया मॉम, कैसी प्रॉब्लम। तभी अंजलि कुछ बताने लगी जिससे मायरा हैरान हो गई। अंजलि जी मायरा को सब कुछ बता देती है और मायरा जैसे जैसे अपनी मॉम की बात सुनती है तो उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो डर से कांपने लगती है। तभी मायरा की मॉम अंजलि उसे संभालते हुए बोली, डोंट वरी बेटा, तुम चिंता मत करो, हम लोगों को कुछ नहीं होगा और हम लोग नहीं पकड़ाएंगे। तभी मायरा झट से अपनी मॉम का हाथ झटकते हुए बोली, मॉम इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ आपने किया है और ये सब करने से पहले मुझे एक बार बताया भी नहीं था। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं नहीं जानती, आप ही सब कुछ संभालोगे, मैं नहीं। मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं इस मामले में कुछ भी नहीं करूँगी, आपकी हेल्प भी नहीं। ये कहते हुए मायरा तुरंत अपनी मॉम का हाथ झटक कर रूम से बाहर निकल जाती है। वहीं मायरा की मॉम मायरा की हरकतों को देखकर हैरान थी। वो सोचने लगी कि आखिर ये मेरी बेटी है ना, ये इतनी मतलबी कैसे हो सकती है जो मुसीबत के समय में अपनी मॉम को ही छोड़ गई। वो मन ही मन खुद से बोलती है, आखिर मैंने ये सब इसके लिए ही तो किया और ये मुझे ही सुनाकर चली गई, इसे मेरा क्या फायदा है, मैंने जो भी किया इसी के लिए किया था। ये सब सोचते हुए उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। अंजलि को आज उन्हें पता चला कि उनकी बेटी कितनी खुदगर्ज है। ये सब दिमाग में चल रहा था और यही सब सोचते सोचते वो बेड पर जाकर लेट गई और पार्लर वाले को इशारे से वहां से जाने के लिए कह देती है। अब वो सोचने लगी कि वो अब कैसे खुद को बचा सकती है।
वहीं दच था कि रोहित से फ़ोन पर सारी बातें सुन गुस्से से लाल हो गया। उसी तरह तमतमाते हुए बोला, आई एम कमिंग इन जस्ट 15 मिनट। ये कहते वो तुरंत कॉल के कट किया और गुस्से से वाल की तरफ देखा। फिर अपने लंबे लंबे कदमों को बढ़ाते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। वो हॉस्पिटल से जाने से पहले किसी को बताना भी जरूरी नहीं समझा और तुरंत कार में बैठा। फिर खुद ड्राइव करते हुए फुल स्पीड में कार को आगे बढ़ा दिया। इस समय दच खुद कार ड्राइव करते हुए चले जा रहा था। ना ही उसने कोई बॉडीगार्ड लिए थे और ना ही ड्राइवर को अपने साथ लिया था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना रखी थी। काफ़ी फुल स्पीड से वो कार को चला रहा था। करीब 15 मिनट में दच की कार शहर से बिल्कुल बाहर एक आउट एरिया में रुकी, जो कि जंगल की तरफ था, क्योंकि उसके चारों तरफ पेड़ पौधे थे। दच वहां कार को रोककर तुरंत कार से बाहर आया और अपने लंबे लंबे कदमों को बढ़ाते हुए तुरंत आगे बढ़ने लगा। वहीं पेड़ से घिरा एक पहाड़ नुमा दिखाई दिया और वहां जाकर उसने अपने हाथों से उस पहाड़ पर प्रेस किया तो वो पहाड़ डोर के रूप ले लिया और धीरे धीरे डोर ओपन होने लगा। दच उसी में से आगे बढ़ा तो एक अंडरग्राउंड की सीढ़ियां दिखाई पड़ती हैं। फिर दच उसी से होते हुए आगे बढ़ गया। जब वो नीचे उतरा तो वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े रूम थे। सब रूमों में अलग अलग तरह के काम होते थे। सभी रूमों में लोगों को अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता था। वॉल के चारों तरफ तलवार लटके हुए थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि ये सब बहुत खतरनाक है और ये एरिया भी बहुत खतरनाक है। वहीं पूरे रास्ते बहुत सारे बॉडीगार्ड्स खड़े थे, जो दच को आते देख अपने सिर को झुकाकर उसे ग्रीट कर रहे थे। दच भी बिना किसी एक्सप्रेशन के आगे बढ़ रहा था। वो थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर वो अपने कदमों को और तेज कर लेता है और आगे बढ़ते हुए रूम में चला जाता है। रूम में पहुंचते ही वहां खड़ा उसका खास आदमी शेरा अपने सिर को झुकाकर बोला, मैंने इसे बहुत मारा, ये वही ट्रक ड्राइवर है। दच उसकी बात सुनकर आंखों से इशारा किया और आगे बढ़ गया। फिर उस ट्रक ड्राइवर के पास जाकर उसकी आंखों में घूर कर देखने लगा। ट्रक ड्राइवर ने जैसे ही दच के गुस्से से लाल आंखों को देखा तो डर से उसकी और हालत खराब हो गई। उस ट्रक ड्राइवर को देख साफ पता चल रहा था कि पहले से उसे काफी मारा गया हो। वहीं वो ट्रक ड्राइवर पूरी तरह से कांप रहा था। तभी दच अपने कोड वॉइस में लगभग चिल्लाते हुए बोला, हु द हेल ऑफ डूइंग दिस? किसके कहने पर तुमने ये सब किया? जिस पर वो ट्रक ड्राइवर डरते हुए बोला, साहब मुझे नहीं पता, मुझे तो सिर्फ एक फ़ोन आया था और पैसे मेरे अकाउंट में डाल दिए गए थे, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता वो कौन है। तभी अपने पैरों को उसके चेहरे की तरफ ले गया और उसके गालों पर अपने जूतों से मसलते हुए बोला, सीधे सीधे बता दे, वरना ऐसी मौत मिलेगी तुझे कि तेरी रूह तक कांप जाएगी। दच की गुस्से से भरी बातें सुनकर वो ट्रक ड्राइवर और भी ज़्यादा डर गया। वो डरते हुए बोला, मैं सही बोल रहा हूँ सर, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता। ये देखकर दच अपने पैरों को उसके गालों पर से हटाया और फिर नीचे बैठ गया। तब शेरा की तरफ अपने हाथों को बढ़ाया तो वो समझ गया और एक औजार दच को पकड़ाया। फिर दच ने ट्रक ड्राइवर के हाथों को लिया और उसकी उंगलियों के नाखून को पकड़कर उस औजार से खींच दिया, जिससे उस ट्रक ड्राइवर की एक तेज चीख पूरे रूम में गूंज उठी, जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थी। उसकी उंगलियों से खून बहने लगे थे और वो ट्रक ड्राइवर चीख रहा था, पर दच था कि उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वो एक के बाद एक 2-3 उंगलियों के नाखून निकाल लेता है। जब ट्रक ड्राइवर से नहीं रहा जाता तो कहता है, मैं बताता हूँ सर। ये सुनते ही दच के होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है। दच उसी तरह खतरनाक स्माइल लिए उस ट्रक ड्राइवर की तरफ देखकर बोला, यही बात तुम पहले बता देती तो शायद। इतना ही बोलकर वो चुप हो गया। वो ट्रक ड्राइवर बिलक बिलक कर रोते हुए बोला, साहब एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसी ने मुझे कॉल किया था। जब भी उसे कोई काम होता है तो वो मुझसे ही अपना काम करवाता है और उसके लिए वो मुझे बहुत सारे पैसे भी देता है। तभी वो आगे बोलता है, तो मैं आपकी बहन को मारना भी नहीं चाहता था, मैं तो किसी और को। ये कहते ही चुप हो जाता है। ये सुनते ही दच की भवें तन जाती है और वो उसी तरह गुस्से से ट्रक ड्राइवर की तरफ देखकर बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? किसे मारने आए थे तुम? ये सुनते ही ट्रक ड्राइवर एक बार फिर से कांप गया, क्योंकि वो जान गया था कि जैसे उसके लिए बहन इंपॉर्टेंट है तो वो लड़की भी दच के लिए इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए वो डर से कुछ बता नहीं पा रहा था। तभी दच उसके बालों को कसकर पकड़ा और उसके गालों को दबोचते हुए बोला, सच बता, किसको मारने आया था? ये सुनते ही ट्रक ड्राइवर डर से बोला, से कुछ नाम बताता है। जिसे सुनकर दच गुस्से से तमतमाने लगता है और उसके हाथों की मुट्ठी कस जाती है, जिस कारण सभी नसें उभर आती हैं।
इस वक्त वो बहुत भयानक लग रहा था, जैसे कोई नर का राक्षस। तभी दच ने कुछ ऐसा किया जिससे सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। दच उस ट्रक ड्राइवर को गुस्से से घूर कर देखा तो वो ट्रक ड्राइवर डरते हुए धीरे से बोला, उस सर, मुझे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता था। वो कोई और लड़की है। जो भी है मुझे नहीं पता, पर मेरे पास उस लड़की का फोटो आया था, लेकिन वो आपकी बहन नहीं थी। न जाने कैसे वो लड़की आपकी बहन से आगे निकल गई और आपकी बहन बीच में आ गई, वरना आज मैं उसी को मार देता। गलती से आपकी बहन मारी गई। ना जाने वो लड़की कौन से अच्छे कर्म करके आई थी कि आपकी बहन के साथ बुरा हो गया। मुझे मिलती तो मैं उसे अभी भी मार देता। ये सुनते ही दच उसे गुस्से से घूर रहा था। तभी दच का खास आदमी सेरा उसका मोबाइल चेक किया तो उसमें से जो फोटो निकली उसे देखकर वो घबरा गया। दच तुरंत सेरा की तरफ घूर कर देखते हुए बोला, किसकी फोटो है? जिस पर सेरा डर के कारण कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। दच गुस्से से बोला, गिव मी फोन। जिसे सुनते ही सेरा डर गया और कपकपाते हुए हाथों से मोबाइल को दच की तरफ बढ़ा दिया। फिर मन ही मन उस ट्रक ड्राइवर के लिए सोचने लगा कि अब तो इसे और भी बुरी मौत मिलने वाली है। जैसे ही दच ने मोबाइल में शो हो रहे फोटो की तरफ देखा तो उसकी आंखें जैसे जलने लगी थी, क्योंकि मोबाइल में किसी और की फोटो नहीं, आरोही की फोटो थी। आरोही की फोटो देखकर अपनी जलती हुई निगाहों से उस ट्रक ड्राइवर की तरफ देखा। वहीं वो ट्रक ड्राइवर दच की तरफ बिना देखे ही बोला, देख लिया ना सर, ये आपकी बहन नहीं है, मैं तो इसे मारने आया था। इसकी किस्मत अच्छी थी जो बच गई। अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं इसे मार सकता हूँ। अभी वो इतना ही बोल पाया था कि ट्रक ड्राइवर के बाकी के शब्द उसके गले में ही रह गए, क्योंकि दच चाकू उठाकर उसके गले के आर पार कर दिया था और उस ट्रक ड्राइवर की मौत उसी वक्त हो गई थी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसा लग रहा था कि अब उसकी आंखें हमेशा खुली रहेंगी। दच उस ट्रक ड्राइवर को जमीन पर घसीटते हुए बोला, हाउ डेयर यू, तुमने मेरी जान, मेरी मोहब्बत के लिए ऐसा बोला? तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई उसे मारने के बारे में सोचने की? तुम नहीं जानते दच खन्ना क्या चीज है। वो मेरे लिए मेरी वाइफ नहीं, मेरा जुनून, मेरा पागलपन, मेरा सनक, मेरा सुकून, सब कुछ है वो। अगर कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखे तो मैं उसकी आंखें निकाल लूं। और तुमने उसे मारने की कोशिश की। ये कहते वो एक बार फिर उसके गले से चाकू निकाला और दोबारा गले के आर पार कर दिया। इस वक्त दच किसी पागल साइको इंसान की तरह बिहेव कर रहा था। ट्रक ड्राइवर मर चुका था, पर फिर भी दच उसको पैरों से हाथ को रगड़ रहा था और गुस्से से तिलमिलाते हुए बस चिल्लाया जा रहा था, आरोही मेरी लाइफ है, सुकून है, जुनून है और पागलपन है। ये कहते हुए वो चिल्ला रहा था। अचानक वो तेज तेज हंसने लगा। इस वक्त वो किसी खतरनाक साइको की तरह बिहेव कर रहा था। वहीं उसके पास में खड़ा सेरा डर से एक साइड हो गया। इस वक्त उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए थे। सेरा जो खुद एक खतरनाक इंसान है, जिसे लोगों को मारने में बहुत मजा आता था, वो आज दच का ये रूप देखकर डर से कांप रहा था। उसे मन ही मन ये लग रहा था कि बॉस तो ऐसे नहीं थे। फिर अचानक इन्हें क्या हो गया? अब उसे समझ आया कि उसके बॉस मैम के लिए पागलपन और जुनून से भरे हुए हैं। वहीं कुछ देर बाद दच उसी तरह हंसते हुए ही वहीं चेयर पर जाकर बैठ गया और बड़बड़ाते हुए बोला, मेरी मोहब्बत को मारने चला था। जो कोई भी उसके करीब गया मैं उसे मारने के लिए तैयार रहता हूँ। और इसकी इतनी हिम्मत? ये कहते हुए वो सेरा की तरफ घूर कर देखा। सेरा जो कि एक साइड खड़ा था, तो वो दच के घूर के देखने से डर से कांप गया और वो कांपते हुए अपनी नजरें नीचे करके खड़ा हो गया। वहीं दच तेज आवाज में बोला, पता करो ये सब किसने करवाया है। आई वॉन्ट ऑल इंफॉर्मेशन इन 1 आवर। ये कहते हुए दच तुरंत वहां से उठ गया। अभी तक उसके चेहरे और शरीर पर उस ट्रक ड्राइवर के खून के छींटे पड़े हुए थे। ये देखकर दच दूसरे रूम में गया और वहीं सीधे वॉशरूम में चला गया। वहां जाकर उसने सारे कपड़े एक एक करके फर्श पर फेंका और शावर के नीचे खड़ा हो गया। अभी दच का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। वो गुस्से से बौखलाया हुआ था और उसकी बॉडी पूरी लाल हो गई थी। वो शावर के नीचे खड़े होकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा हुआ था। वहीं वो वाल पर अपने हाथों के मुक्के बनाकर मारे जा रहा था और गुस्से से बोल रहा था, मेरी आरोही को मारेगा? ये कहते वो बार बार बड़बड़ा रहा था। करीब आधे घंटे बाद वो वॉशरूम से बाहर आया। वो इस वक्त वी शेप कमर पर टॉवल लपेटे हुए था। वो अब तक खुद को काफी कंट्रोल कर चुका था और उसका गुस्सा शांत हो चुका था। वो वहीं रूम में बने कबर्ड में से कपड़े निकाले और कुछ देर में उसे पहनकर बाहर आया।
अपने लंबे लंबे कदमों को बढ़ाते हुए वो बाहर निकल गया। बाहर आकर वो कार में बैठा और कार को फुल स्पीड में हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा दिया। हॉस्पिटल में सब दच को ना देखकर परेशान थे और आरोही भी उसे इधर उधर देख रही थी। वो एक नर्स से भी जाकर पूछी कि क्या आपने मेरे हस्बैंड को देखा है, पर नर्स बोली मैंने तो नहीं देखा। अब आरोही थोड़ी परेशान होने लगी थी कि आखिर दच कहाँ जा सकता है। वो तुरंत मोबाइल निकालकर दच को कॉल करती है, पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। ये देखकर आरोही को और अजीब लगा। वो ये सोच रही थी कि आखिर दच कहाँ गया। अभी पंखुड़ी को लेकर उसकी मॉम डैड परेशान थे, इसलिए आरोही चाहती थी कि अभी दच का यहाँ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही अपने मॉम डैड को संभाल सकते थे। कुछ देर तक ढूंढने के बाद आरोही वार्ड में आती है तो उसी समय तुषार भी अंदर आता है। तुषार को देखकर आरोही एक गहरी सांस लेकर बोली, थैंक गॉड भाई, आप आ गए। देखिए सभी लोग परेशान हैं। तुषार अब तक खुद को काफी कंट्रोल कर चुका था। तभी आरोही बोली, ये दच ना जाने कहाँ चले गए हैं। मैं कब से उनका फोन ट्राई कर रही हूँ, पर स्विच ऑफ बता रहा है। तुषार, जिसे सब कुछ पहले से ही पता था, क्योंकि दस जाने से पहले तुषार को मैसेज कर दिया था कि वो हॉस्पिटल से जा रहा है तो वो आकर सबको संभाले, इसलिए तुषार जल्दी से हॉस्पिटल आ गया था। तुषार आरोही को रिलैक्स कराते हुए बोला, डोंट वरी भाभी, वो जल्द ही आ जाएगा। अभी वो थोड़ा परेशान है इसलिए बाहर गए हैं। जैसे ही उसका काम हो जाएगा वो तुरंत आ जाएंगे। आरोही भी बिना कुछ बोले वार्ड में चली गई। सभी पंखुड़ी के आसपास बैठे हुए थे। पंखुड़ी नींद के इंजेक्शन के कारण अभी तक सोई हुई थी। अब सब पंखुड़ी की होश में आने का इंतजार कर रहे थे। दच करीब 45 मिनट में हॉस्पिटल के पास कार को झटके से रोका और हॉस्पिटल के अंदर आया। जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था उसका मोबाइल बजा। उसने मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नंबर की तरफ देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गई और वो तुरंत कॉल पिक किया। तभी दूसरी तरफ से उसका खास आदमी शेरा ने कुछ कहा, जिसे सुनकर दच के हाथों की मुट्ठी बन गई। वो वापस से गुस्से के भाव में आ गया। वो अपने दांत पीसते बोला, कैच हर राइट नाउ और उन्हें बेस पर ले जाओ। फिर उन्हें ऐसा टॉर्चर करो कि अगला जन्म लेने से पहले 1000 बार सोचे। ये कहकर वो कॉल कट कर दिया। वो पीछे मुड़ा तो सामने खड़े इंसान को देखकर चौंक गया। फिर कुछ ही सेकंड में खुद को नॉर्मल करके सामने खड़े इंसान की तरफ प्यार भरी नजरों से देखने लगा, क्योंकि उसके सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं, आरोही थी, जो कि गुस्से से उसे घूर रही थी। आरोही ने अपने एक हाथ को कमर पर रखा हुआ था और गुस्से से मुंह फुलाए दच को घूर कर देख रही थी। दच आरोही को बड़े ही प्यार से देख रहा था। इस वक्त आरोही बहुत ही ज्यादा क्यूट और मासूम लग रही थी। वो धीरे से आगे बढ़कर जैसे ही आरोही के गालों को टच करने वाला था, वैसे ही आरोही उसके हाथों को झटक कर दूर करते हुए गुस्से से बोली, दूर रहिए मुझसे। कहाँ चले गए थे आप? ना कुछ बताना होता है, अचानक कहीं भी चले जाते हैं आप। मुझसे बात मत करिएगा। ये कहते वो गुस्से से वहां से जाने लगे। तभी दच आरोही की कलाई को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कॉरिडोर के एक कॉर्नर में लेकर गया और उसे दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया। फिर उसकी तरफ झुकते बोला, वाई आर यू एंग्री वाइफी? किस बात से तुम इतनी नाराज हो? आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई है मुझसे? आरोही गुस्से से नाक फुलाते बोली, अच्छा, अब आपको ये भी नहीं पता है कि आपसे कौन सी गलती हुई है? वाह, दैट्स ग्रेट। मैं आपका कब से वेट कर रही हूँ और यहाँ मॉम डैड भी सभी परेशान हैं पंकु की हालत देखकर, और आप है कि गायब हो गए। मैं अकेले कैसे सबको हैंडल करती। वो तो अच्छा है तुषार भाई आ गए, वरना। आरोही अभी इतना ही बोल पाई कि आगे के शब्द उसके गले में अटक गए, क्योंकि दच जो उसके चेहरे और हाव भाव एक्सप्रेशन को देखे ही जा रहा था, वो खुद को रोक नहीं पाया और आरोही के होठों पर अपना होठ रख दिया और बड़े ही पैसेफली उसके होठों को चूमने लगा। आरोही दच के अचानक ऐसा करने से हैरान रह गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो अपनी फटी हुई आंखों से अपनी जगह पर शून्य सी खड़ी थी। वो सोच ही नहीं सकती थी कि दच इस सिचुएशन में भी ऐसा कुछ करेगा। वहीं दच आरोही के होठों को अपने होठों के बीच दबाकर बड़े ही पैशनेट से चूम रहा था। शायद इस तरह से वो अपनी घबराहट और बेचैनी को कम करने की कोशिश कर रहा था, जो कि उसे कुछ सेकंड पहले ही हो रही थी, जब उसे ट्रक ड्राइवर ने यह बताया था कि वो आरोही को मारने आया था। ये सब सोचते हुए उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। भले ही उसने उस ट्रक ड्राइवर को मार दिया था, पर उसे बहुत डर लग रहा था। वो आरोही को एक सेकंड के लिए खुद से दूर नहीं करना चाह रहा था। उसे अगर कुछ हो जाता तो वो कैसे जीता है? ये सब सोचते हुए उसकी दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो खुद को शांत करने और अपनी बेचैनी को कम करने के लिए वो आरोही के होठों के रस्से को बड़े ही प्यार से पिए जा रहा था। वहीं आरोही, जो कि कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल सुन्न सी रह गई थी, जैसे ही वो सेंस में आती है तो दच के कंधे पर हाथ रख उसे खुद से दूर करने लगती है। वो बार बार अपने चेहरे को इधर उधर कर रही थी,
पर दक्ष था कि उसे छोड़ ही नहीं रहा था, जैसे मानो आज वो अपने दिल की प्यास बुझा कर ही रहेगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कई दिन हो गए हो और वो उसे जी भर के चूम नहीं पाया हो। इस तरह से वो उसकी होठों के रसों को पी रहा था। आरोही काफी देर तक उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर आरोही की पकड़ उस पर कसती जा रही थी। वो महसूस कर आरोही खुद को ढीला छोड़ देती है और बिल्कुल शांत हो जाती है। जैसे ही दक्ष को यह एहसास होता है कि आरोही शांत हो गई है, तो कुछ सेकंड बाद वो उसके होठों को धीरे से छोड़ देता है। अब तक आरोही के होठ बिल्कुल रेड और स्वेल हो गए थे, जिस कारण आरोही और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। दच अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बस उसके होठों की तरफ घूरे जा रहा था। वहीं आरोही दच के छोड़ते ही गहरी गहरी सांसें लेने लगा और उसके कंधे पर अपना सिर रखकर खुद को कंट्रोल करने लगा। दच बड़े ही प्यार से आरोही के बालों को सहलाते हुए उसे शांत कर रहा था। कुछ सेकंड बाद जैसे ही आरोही शांत होती है, तो वो एक झटके में दच को उससे दूर करते हुए बोली, यू बेशर्म इंसान। ये कहते हुए उससे दूर हुई और जल्दी जल्दी अपने कदमों को बढ़ाते हुए बाड़ की तरफ भागी, क्योंकि उसे डर था कि अगर दच को वापस से मौका मिले तो वो एक बार फिर से उसके होठों को चूमने से रोकेगा नहीं। शायद इस बार की किस पहले से ज्यादा पैशनेट हो। और अभी वो आरोही ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो तुरंत भागकर पंखुड़ी के वार्ड में चली गई। वहीं दच आरोही को भागते हुए देखकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया और बालों में हाथ फेरते हुए बोला, ओ वाइफी, तुम्हारा ये गुस्सा, जुनून और तुम्हारे ये रेड लिप्स मेरी तो जान ही निकाल रही है। और इस कुछ सेकंड में वो पहले फोन से बात हुई बातों को सुनकर जो गुस्सा हो गया था, अब बिल्कुल नॉर्मल था। वहीं उसका गुस्सा और दिल की बेचैनी कम हो गई थी। फिर वो भी मुस्कुराते हुए सीधे वार्ड की तरफ बढ़ गया। वो पंखुड़ी के वार्ड में पहुंचा तो सभी लोग पंखुड़ी के आसपास उसे घेर कर बैठे हुए थे। अब पंखुड़ी होश में आ गई थी और सबकी तरफ टिमटिमाते हुए आंखों से टकटकी लगाए देखे जा रही थी। डॉक्टर ने उसे समझा बुझाकर बस इतना बता दिया था कि ये तुम्हारी फैमिली है और ये तुम्हारे मॉम डैड हैं, जिस कारण पंखुड़ी अब थोड़ी कंफर्टेबल थी। पर अभी भी वो पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। वहीं उसकी फैमिली भी ऐसा महसूस नहीं होने दे रही थी कि उसने अपनी याददाश्त खो दी है। उसके मॉम डैड तो उसे ठीक देख कर ही खुश थे। वहीं दच भी पंखुड़ी के पास गया और उसके माथे को सहलाकर बोला, कैसा है मेरा बच्चा। जिस पर पंखुड़ी टिमटिमाती हुई आंखों से उसे देखी और एक हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं अच्छी हूँ भाई। ये सुनते ही दच के होठों पर एक मुस्कान आ गई। दच मुस्कुरा कर बोला, बस तू जल्दी ठीक हो जा। मुझे मेरी पंखु हंसती खेलती और शरारत करती हुई अच्छी लगती है। ये सुनकर पंखुड़ी हल्का सा मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था वो कैसी थी। अभी वो बिल्कुल शांत स्वभाव की थी, शायद उसे अभी एडजस्ट करने में टाइम लगे। वहीं आरोही भी उसके पास आकर बोली, हाँ पंखु, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ बहुत सारी शॉपिंग और घूमने जाना चाहती है। ये सुनकर पंखुड़ी मुस्कुरा दी और हाँ में अपना पलकों को झपका दी। वहीं सभी लोग पंखुड़ी से कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे, पर तुषार, जो कि एक साइड खड़ा था, वो बस पंखुड़ी को एक टक निहारे जा रहा था। वो ना तो कुछ बोल रहा था, ना ही उसके करीब जा रहा था। वो बस एक साइड खड़े होकर पंखुड़ी को ही देखे जा रहा था। अभी उसके अंदर बातें करने की हिम्मत नहीं थी और उसका दिल रोए जा रहा था। वो खुद को ही कोसे जा रहा था कि क्यों उसने पंखुड़ी के प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर उसने पंखुड़ी के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया होता, तो आज वो सबके सामने खुलकर उसके पास जाकर प्यार जता सकता था। पर अफसोस उसने ही देर कर दी। वो यही मन ही मन सोच रहा था, पर फिर भी वो खुद को कंट्रोल किए खड़ा था। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और वो अपनी नज़रों को उठाकर देखा तो दच वहाँ खड़ा था। दच उसकी तरफ देखकर अपनी भवें को उचकाते हुए बोला, कहाँ खोया है तुम पर इस तरह शांत रहना सूट नहीं करता, बात क्या है। जिस पर तुषार खुद को संभालते हुए तुरंत बोला, नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं बस पंखुड़ी का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, बस यही। दच अपने कंधे उचकाते हुए बोला, सो वाट, वो मेरी सिस्टर है। मेरी फैमिली परेशान है, समझ आ रहा है, पर तू क्यों परेशान है। जिस पर तुषार बोला, तेरी सिस्टर है तो मैं भी तो उसे अपनी। अभी वो इतना ही बोल पाया था, तभी दच बोला, ओ, तू भी उसे अपनी सिस्टर मानता है, राइट। जिस पर तुषार हड़बड़ा कर बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी। अभी वो बोल ही रहा था कि तभी पीछे से आवाज आई, वो उनकी मोहब्बत है। दच ने कॉल कट किया और मोबाइल को पैन के पॉकेट में रखकर वार्ड के अंदर चला गया।
क्योंकि वो यहाँ से जाना नहीं चाहता था। वो एक बार अपनी बहन को देखना चाहता था और वो आरोही को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। इसलिए ये सोचकर वो एक गहरी सांस लिया और खुद के गुस्से को कंट्रोल करके वार्ड के अंदर चला गया। वार्ड के अंदर सभी लोग पंखुड़ी के आसपास बैठे हुए थे। दक्ष भी अपनी बहन से बहुत ही प्यार से मिलता है और फिर कुछ देर तक वहीं बैठकर बातें करने लगता है। पंखुड़ी की मॉम पंखुड़ी को अपने हाथों से फ्रूट्स कट करके खिला रही थी और पंखुड़ी मुंह बना बना कर खा रही थी। हालांकि उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि उसे मॉम डैड का इतना प्यार मिल रहा था। फिर उसके लिए ये सब कुछ नया भी था क्योंकि वो अपनी याददाश्त भूल चुकी थी और बच्चों की तरह बिहेव कर रही थी। वहीं पंखुड़ी को वापस से बच्चों की तरह देखकर उसके मॉम की आंखों में आंसू आ रहे थे। वो यही सोच रही थी कि उसकी पंखु वापस से बचपन में पहुंच गई हो। वहीं उसके डैड मन ही मन ये सोच रहे थे कि जब वो पंखुड़ी को यहाँ से डिस्चार्ज करा के घर ले जाएंगे तो पंखुड़ी के दादा दादी से क्या कहेंगे। कहीं ना कहीं दक्ष के मन में भी ये बात चल रही थी, पर सब ने कुछ टाइम के लिए इस बात को इग्नोर कर दिया था क्योंकि उन्होंने पहले सोचा था कि पंखुड़ी की हेल्थ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो लोग दादाजी को सब कुछ बता देंगे। वहीं कुछ देर हॉस्पिटल में रहने के बाद दक्ष के मॉम डैड घर चले जाते हैं क्योंकि दक्ष कहता है आप लोगों को घर जाना चाहिए वरना दादा दादी को शक हो जाएगा। ये सोचकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। वो अभी इस वक्त वहां पर दक्ष, आरोही और तुषार थे। तुषार तो बिना कुछ बोले चुपचाप पंखुड़ी को अपनी तिरछी नजरों से रह रहकर देख रहा था। वहीं कुछ देर पहले दक्ष और उसकी जो बातें हुई थी वो सब उसके दिमाग में चल रहा था। जब दक्ष उससे पंखुड़ी के बारे में पूछ रहा था तो आरोही आकर बीच में ही बोल पड़ती है कि वो उससे प्यार करते हैं। उससे आगे कोई बात बढ़ती उससे पहले ही दक्ष के डैड ने उन्हें बुला लिया था और सभी को वहां से जाना पड़ गया था। इस कारण उनकी बात अधूरी रह गई थी। दक्ष अपनी तिरछी निगाहों से तुषार को घूर रहा था क्योंकि अभी उसे अपने सवालों के जवाब नहीं मिले थे। जैसे ही तुषार खुद पर दक्ष की नज़रों को महसूस करता है तो वो अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगता है। वहीं आरोही दक्ष और तुषार की तरफ देख रही थी क्योंकि वो समझ रही थी कि दोनों के बीच अभी क्या बातें हो रही थी। उसने ही तो दक्ष के सामने ये बात बोली थी कि तुषार पंखुड़ी से प्यार करता है। इस कारण उन दोनों को ये भी पता चल गया था कि आरोही सब कुछ जानती है। वहीं इस बात से अनजान पंखुड़ी अपने भैया भाभी से बातें करने के बाद आरोही की दवा देने पर उसे खाकर नींद के आगोश में चली गई थी। उसके सोने के बाद दक्ष तुषार को घूर रहा था तो वो अपनी जगह से उठा और अपने लंबे लंबे कदमों को बढ़ाते हुए तुषार के पास जाकर बोला, कम हियर तुषार, और बिना देखे वार्ड के बाहर चला गया। वहीं तुषार जैसे ही दक्ष की ये बात सुनता है तो वो अंदर से कांप जाता है। उसे अंदर ही अंदर घबराहट होने लगती है। वो ये सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो उसकी दोस्ती आज टूट जाए। फिर भी वो खुद को संभाले हुए था और हिम्मत करके वार्ड के बाहर जाता है। वहीं आरोही भी तुषार की हालत को समझ सकती थी। वो जानती थी कि तुषार अभी क्या महसूस कर रहा था। वो जा नहीं सकती थी क्योंकि वो चाहती थी कि दोनों दोस्तों के बीच खुलकर बातें हों, तभी ठीक है। वहीं दक्ष कॉरिडोर के लास्ट वाले रूम में बैठा हुआ था और उसकी उंगलियों में सिगरेट फंसे हुए थे। वो सिगरेट का लंबे लंबे कस ले रहा था और अभी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थी। वो सोफे पर पैर चढ़ाए बड़ी स्टाइल से सिगरेट का कस ले रहा था। जैसे ही तुषार वहां गया तो दक्ष का रूप देखकर डर सा गया, लेकिन हिम्मत करके धीरे से आगे बढ़ा। तभी दक्ष बिना उसकी तरफ देखे सिट हियर ये कहते हुए चेयर की तरफ इशारा किया। तुषार तब हिम्मत करके बैठ गया और हिम्मत से दक्ष से बोला, तू मुझे यहाँ क्यों। तभी दक्ष बोला, तू मेरा कौन है। ये सुनते ही तुषार हैरान हो गया और वो सोचने लगा कि अचानक दक्ष ये क्या पूछ रहा है। वो हकलाते बोला, ये तू क्या पूछ रहा है, ये भी कोई सवाल है। तभी दक्ष ठंडी निगाहों से उसकी तरफ घूर कर देखा और बोला, मैंने जो पूछा है उसका जवाब दे, मैं तेरा कौन हूँ। तुषार तुरंत बोला, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मेरे लिए तू दोस्त नहीं भाई के बराबर है। ये सुनते ही दक्ष मुस्कुराने लगा और बोला, सच में तुझे ऐसा लगता है। तुषार हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये तू क्या बोल रहा है, ये सच है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। तभी दक्ष बोला, अगर ये सच है तो मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताया। अगर तू मुझे सच में अपना सच्चा दोस्त मानता है तो तूने आज तक इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। ये सुनते ही तुषार अपनी नजरें इधर उधर करके बोला, कौन सी बात, तू क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। दक्ष बोला, अभी भी तू सच नहीं बोलेगा, अभी भी बहाने करेगा। ये कहते हुए वो लंबे लंबे कस लेते हुए सिगरेट को ट्रे में कस करते हुए चेयर पर से उठा और तुषार की तरफ बढ़ गया। तुषार के पास जाकर गुस्से से बोला, तू अब भी अपनी बातों पर ही रहेगा या सच भी बोलेगा।
जैसे ही तुषार ने दच की आंखों में गुस्सा देखा तो वो घबरा जाता है। वो डरते हुए बोला, देख यार, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। दच उसी तरह अपनी ठंडी निगाहों से तुषार की तरफ देखकर बोला, अभी भी तू झूठ बोलेगा? क्या सीन है तुम्हारा और मेरी बहन पंकु के बीच? तुषार घबरा गया और अपनी आंखों को बड़ी किए हुए बोला, क्या मतलब है तेरा? कौन सा सीन? ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। दच बोला, सच में? हाँ, ये सच है। तुषार दच की बात पर कुछ नहीं बोलता है। तभी दच दोबारा बोला, क्या तू मेरी बहन को लाइक नहीं करता है? तुषार तुरंत बोला, पागल है क्या? मैं क्यों लाइक करने लगा? दच तुरंत उससे दूर होकर चेयर के पास गया और चेयर पर बैठकर पैरों पर पैर चढ़ाकर वापस से बैठ गया। फिर अपने पैंट के पॉकेट से सिगरेट निकालकर उसे जलाते हुए कस किए जा रहा था और बोला, मतलब तू मेरी बहन को लाइक नहीं करता? वो तेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, राइट? दच की बात पर तुषार बोला, ऐसा कुछ नहीं है, वो तेरी बहन है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं उसे लाइक करता हूँ, और ये भी नहीं कह सकता कि वो मेरे लिए मायने नहीं रखती। दच को तुषार की हालत देखकर उसे हंसी आ रही थी। वो अपनी हंसी को कंट्रोल करके उसी तरह बोलता है, ठीक है, अच्छी बात है, तू मेरी बहन को लाइक नहीं करता है, फिर तो मेरे लिए अच्छा है। जैसे ही तुषार ये सुनता है तो बोलता है, तेरे कहने का क्या मतलब है? तभी दच तुषार की तरफ देखकर बोला, मैंने अपनी बहन के लिए, वो अभी इतना ही बोल पाया था कि जिसे सुनकर तुषार हैरान रह गया। क्या कहने वाला था दच अपनी बहन के लिए, जिसे सुनकर तुषार हैरान रह गया? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।